बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशरल बुखारी और नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़रख प्रतापी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ा बहुत तो आपको पता है चलता रहता है कुछ ना कुछ। मौसम भी आपको पता है कि सर्दी जो है वो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे बढ़ रही है। आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल है, लेकिन चूंकि आजकल हम एहतियात नहीं करते हैं, होता ये है कि अंदर हम लोगों ने हीटर्स लगाए होते हैं और फिर उसके बाद हम बाहर निकल आते हैं जहाँ पे ठंड है, तो वो ठंडा और गर्म जो है ना, जब उसका फ़र्क पड़ता है तो कहीं गला ख़राब और थोड़ा सा फ्लू और ये चीज़ बिल्कुल मौसमी है सब। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमने बात करनी है गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ है उसकी। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि कल किस तरीके से, यानी हफ्ते और इतवार की जो दरमियानी शब थी, अचानक से बिजली जो है वो गायब हो गई और एक बहुत बड़ा मैसिव ये ब्रेक डाउन था, पावर ब्रेक डाउन था पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ज़ाहिर है कि जब अचानक इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो घबरा भी जाता है इंसान और थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि आखिर ये हुआ क्या है। वैसे तो वक्तन फ़वक्तन जो है, थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमें अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन आकर जो है वो अपडेट कर रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्वीट्स भी हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि सूरत हाल क्या है, जायज़ा लिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि बिजली को बहाल कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक जो पहलू था वो ये भी था कि डिसइंफॉर्मेशन जो है वो भी फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया ही के जरिए। सो उसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। आज सुबह जो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई असद उमर कह रही हूँ, उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने लोगों को एतमाद में लिया और सूरत हाल जो है वो बताई। उसमें उन्होंने ये कहा कि रात 11:41 पर गुड्डू पावर प्लांट जो है उसमें खराबी आई और उसकी वजह से 10,302 मेगावाट जो है वो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन इनके मुताबिक खराबी की वजह से मुल्क की जो हाई ट्रांसमिशन है उसमें ट्रिपिंग हुई और उसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम वक्त में जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 0 पर आ गई। जी बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि फॉल्ट जो है वो पूरे मुल्क के पावर प्लांट्स में नहीं आया, बल्कि एक मखसूस इलाके में आया था और उसकी वजह से एक मखसूस जगह पर बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है जब वो कम हुई, उसकी वजह से पूरे सिस्टम ने खुद को बंद करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। दूसरी तरफ NTDC के तर्जुमान का ये कहना है कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटी जो है वो अब तश्कील दे दी गई है, जबकि इब्तिदाई तहकीकात के बाद कंपनी जो है उसके 7 मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया। फारूक जी, थैंक्स टू इंटरनेट मुअत्तल होने के बाद फौरन मेरा नाम ले दिया। मैंने कहा खैर करे। कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये था कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद मोबाइल फोन्स का जो किरदार है ना, उसको हमें थैंक्स भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इंटरनेट जिसकी वजह से कम से कम सूरत हाल जो है वो हमें पता चलती रही। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में 2 मामला जो है आपने जिक्र किया। एक तो फेलियर का है, जो सिस्टमिक फेलियर है, वो हम बात करते हैं आगे जाके। लेकिन सबसे पहले कंस्पिरेसी थ्योरीज। मामला ये है कि ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का ज़माना है। एक साइड पे आपको लम्हा ब लम्हा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपडेट कर रहे थे, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर, ना हो सब ठीक हो जाएगा, हम देख रहे हैं। और फिर बता रहे थे कि कहाँ कहाँ किस टाइम पे बिजली आ जाएगी। इस्लामाबाद कहा गया कि 3 घंटे में आ जाएगी, बाकी पाकिस्तान में 8 घंटे में आना शुरू हो जाएगी। तो वो सब कुछ हो रहा था और साथ साथ आपको अपडेट भी मिल रहा था। बिल्कुल। दूसरी साइड पे, एक साइड पे तो आपके मुल्क के अंदर एक तखरीब कारी का एलिमेंट भी है, जो कि बार बार गलत इंफॉर्मेशन जारी करके लोगों को कंफ्यूज करता है। और मुखालिफिन जो ना वो फौरन मुतहरिक हो जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। मेरे ख्याल में उसका है भी सही ना, यही तो हाइब्रिड वॉरफेयर भी है, यही तो हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ जो है तखरीब कारी का काम चल रहा है। दूसरा मामला जो है वो ये है कि कुछ हमारे गैर संजीदा अपने भी दोस्त हैं जिन्होंने हर जगह पे कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी है, कभी कुछ करना है। तो मेरे ख्याल में ट्विटर, फेसबुक और पाकिस्तानी चैनल्स पे अच्छी खासी स्पेकुलेशन हुई और उसकी वजह से आप इनसिक्योरिटी का एक वो माहौल बना देते हैं। एक साहब ने तो कहा कि पाकिस्तान का एयरफोर्स तैयार है और तैयार रहना चाहिए। भैया टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फेलियर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं सिस्टेमिक फेलियर की। आपने जो हाई ट्रांसमिशन लाइन की बात की, मुझे याद है कि पिछली हुकूमत में हर वक्त हमें कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अंदर हमने
जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बहुत बढ़ा दी है। लेकिन बार बार 2-3 प्राइम मिनिस्टर से मैंने पूछा कि आप ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रांसमिशन के सिस्टम को कब ठीक करेंगे। अच्छा, हम बात करते रहे प्रोडक्शन की और फिर बात करते रहे प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। ट्रांसमिशन की लाइंस को अपग्रेड करना, उसको बेहतर करने का काम किया ही नहीं गया। शिबली फराज साहब ने भी आज इस बात को पॉइंट आउट किया। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अगर आप दुनिया भर में कहीं जाएं और खासतौर पे इस्लामाबाद में भी देखें तो आपकी जो वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस हैं, ट्रांसमिशन की लोकल लाइंस हैं, वो सारी अंडरग्राउंड है। लेकिन बाकी शहरों में तारे नंगी बाहर ऊपर लटक रही हैं, कुंडे लग रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। खतरनाक कितनी आती है, देखें ना। तो इन वल्नरेबिलिटीज को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि पूरा सिस्टम का एक ऑडिट दोबारा हो, उसके अंदर देखा जाए कि जो चीज़ें आपने कर ली जो अच्छी हैं वो ठीक है। एक साइड पे तो मैं मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कंपटीशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। दूसरा जो है ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लेकर नहीं जा सकते उस वक्त तक किसी काम की नहीं है वो बिजली। आपने वहीं रख के उसकी कुल्फी तो नहीं जमानी है ना। तो ये मामला भी है। फिर ज़ाहिर बात है कि आपने जो कहा कि 7 बंदों को मुअत्तल किया गया है तो उसकी वजह ये होगी कि कहीं नेग्लिजेंस भी आई होगी। जाहिर है जो जिम्मेदारान थे उनके ऊपर वो जिम्मेदारी तो है ही। अगर वो कुछ हुई है गड़बड़ तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई जी है। बिल्कुल सही है। और फिर हमारे यहाँ एक और मामला जो है वो हमने IPPs के साथ जो एग्रीमेंट पहले किए थे उनको रीनेगोशिएट किए। उसके पिछले वाले एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे IPPs थे जिनको इंसेंटिवाइज किया गया था कि अगर आप काम ना करें तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो फिर क्यों काम करेंगे। एक हमारा सर्कुलर डेट का भी मामला है। तो इन तमाम चीजों के अंदर एक सिस्टमिक होलिस्टिक कलेक्टिव किस्म की अप्रोच की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान तो इस पे काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को, हमारे इंटेलिजेंसिया को, हमारी अपोजिशन को भी कंट्रीब्यूट करना अच्छा चाहिए। वैसे वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जब कुछ गड़बड़ होती है तो उससे फिर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपका फोकस जो है बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ भी जाता है जिसके ऊपर शायद पहले नहीं होता। जैसे अब ट्रांसमिशन की हमने बात की, बिजली की जो तरसील है यानी उसके निज़ाम को बेहतर बनाना, ये कितना इंपॉर्टेंट। अब ये जो कुछ कल हुआ तो उसके बाद सर जोड़ के सब बैठे, एटलीस्ट उन्होंने सोचा कि क्या होता रहा है गुज़श्ता हुकूमतों में भी और हमने उस सिस्टम को किस तरह से बेहतर करना। जी मुझे याद आया कि पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे ना उन्होंने कहा था कि मैं जब गया इनॉग्रेट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट को तो वहां पे देखा कि तारें जो है ना उनके अंदर बिजली की वो जो होती है ना लोहे वाली अंदर वाली वायर वो मौजूद नहीं है, सिर्फ खाली खोले पड़े हुए हैं। ठीक है। उन तमाम चीजों को देखने के बाद भी मैं हैरान हूं कि उन्होंने काम नहीं किया। आप कहती हैं कि अपॉर्चुनिटी है इसमें, लेकिन मेरी दरखास्त ये है कि मेरे जैसे बंदे 12-14 साल से लिख लिख के बोल बोल के थक गए और इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए ना बात हुई मौजूदा हुकूमत बात कर रही है। मौजूदा हुकूमत तो देखे ना 2 साल हुए, उससे पहले इनको बहुत कोई एक्सपीरियंस थोड़ी था। पिछली हुकूमतों का तो मामला ये है कि दे हैड बीन इन पावर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड येट यू डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम। कई साल हुकूमतें करने के बावजूद अगर आपको नहीं पता कि सिस्टम आपके कैसे चल रहे हैं और वो उनको बेहतर कैसे बनाना है। और वो कहते हैं कि जो हॉलो वो पाइपिंग पड़ी हुई थी और अंदर से वायर गायब थी, तो वो क्या था, लोगों ने उठा के उन तारों को बेच के खा गए। सही। जब आपके मुल्क में 2 नंबरी भी इतनी ज्यादा हो रही होगी तो उन तमाम चीजों का कौन हिसाब देगा। अच्छा वैसे यहाँ पे ये भी याद दिलाते चले, पता नहीं आपको याद है या नहीं, 2018 में भी एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो इस तरह का हो चुका है और उसमें भी ये हुआ था कि तब गुड्डू मुजफ्फरगढ़ जो लाइन थी वो और दीगर प्लांट्स में ये जो है गड़बड़ हुई थी, खराबी हुई थी और फिर इसी तरह से तवील एक बहरान जो है वो बिजली का हमने देखा था और बहुत से शहरों में ब्लैक आउट हुआ था। सो ये पहले भी हो चुका है और मेरे ख्याल में हमें इस तरह के मसाइल से और मामला से सीखना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि अगर आप तारीख से सबक नहीं सीखते हैं तो वो अपने आप को मजाह के तौर पर रिपीट करती रहती है। मौजूदा हुकूमत ने तो बहुत कुछ सीखा है और वो उस पर काम कर रही है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने जब वो बात कर रहे थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं होती है। ये पूरी मनहसुल कौम हमें काम करना पड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा हो, CMs काम कर रहे हो,
लेकिन अगर फर्क पे ताफ़ी जो एक लाइन मैन है वो 2 नंबरी करने पे आ जाए तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। वाई शुड वी अलाउ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? मेरे ख्याल में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है, उसके साथ साथ ट्रांसमिशन के ऊपर दोबारा मैं दरखास्त करूंगा उसको अपग्रेड करने की, रिन्यू करने की, नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बहुत ज़रूरत है, वरना लाइन लॉसेस भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरे हम चूंकि बात कर रहे हैं बिजली के हवाले से, तो सोलर तवानाई के जो IPPs हैं उससे सस्ती बिजली की फराहमी के भी मुआहिदों के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो सिंपल है, आप उसको सिंपल बना देते हैं, एक तो जो छोटे यूनिट्स हैं जैसे लोगों ने घरों में भी सोलर यूनिट्स, सोलर जो पैनल्स हैं वो लगाए हुए हैं, अगर उसकी तरफ मेरे ख्याल में राग़िब किया जाए लोगों को और उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो सकती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा उभरने वाली ताकत इस वक्त कौन सी है? वो चीन है। और चीन के अंदर ख़ास तौर पे इस पॉलिसी को कि आप अपने हाउसेस को एक तरह से समाया ऑटोनमस कर लें और वहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दुनिया का अभी पिछले हफ्ते में एक खबर आई कि पहले अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस थे, अब जो है लॉन मस्क हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन। उसकी वजह शोहरत प्राइमरली ये नहीं है कि वो टेस्ला बनाते हैं या वो स्पेस एक्स को चला रहे, बल्कि बैटरियां बनाना, उनका जो ये इलेक्ट्रिक कार्स का सारा कॉन्सेप्ट है वो भी इस वजह से है कि उसके अंदर बैटरियां जो है ना वो डल रही हैं और सारी की सारी उसी के ऊपर डिपेंडेंस है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझें, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा सकें, हम ट्रांसमिशन बेहतर कर सके, लाइन लॉसेस कम कर सके और बिजली की कीमतों में कितना फर्क पड़ जाएगा, आप देखें कि सस्ती बिजली लोगों को कितनी आसानी के साथ बिल्कुल है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहेंगे, कंजम्पशन होती रहेगी और भी बहुत सारे मामलात है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपकी इंडस्ट्री खड़ी होने लगी है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फैक्टर इन करने की ज़रूरत है। आई थिंक वी कैन डू इट एंड इंशाल्लाह वी विल डू इट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मुझे कल बड़ी पॉजिटिव लगी, क्योंकि जब इस तरह से लाइट चली गई तो सब जितने मिलने मिलाने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबकी कॉल्स आने लगी और वो सब जो इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, घरों के अंदर लोग मिलके बैठे, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जब बिजली होती है सब अपने अपने कमरों में और वो टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल फोन्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा थोड़ा सा लोगों को एक ब्रेक मिला और थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठे और वो बातचीत की। आपने अयूब खोसो हैं हमारे एक बहुत बड़े मायन नाज एक्टर, उनका एक वीडियो क्लिप शायद देखा जिसके अंदर खाना खा रहे हैं, भी बड़ी वजह शोहरत है उनकी। वो सारे के सारे जो है ना बैठ के खाना खा रहे हैं और उसके अंदर सारे बंदे मोबाइल में लगे हुए हैं, तो वो थैला उठाते हैं और सबके मोबाइल पकड़ के उसके अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि पहले खाना खाओ, बातचीत करो और फिर खाना फिर मोबाइल पे जाना। तो देखिए, मामला ये है कि बिजली तो होनी है, एक दिन के लिए ब्रेकडाउन के अंदर लोग जो है शायद कम्युनिकेट ज़्यादा करें, लेकिन इवेंचुअली सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन है। मेरे ख्याल में हमें नए कल्चरल मोराज को लाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये है कि अब जो है जैसे स्पीड बढ़ रही है मोबाइल की कनेक्टिविटी की, पहले सिर्फ आप आवाज़ से बात करते थे, अब आप वीडियो कॉल करते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को आप फैक्टर इन करें तो लोग करीब भी रह सकते हैं और सिविलाइजेशन से कि हमें ब्रेकडाउन, बिजली के ब्रेकडाउन या आउटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत न रहे। एग्जैक्टली, बड़ी आपने अच्छी बात की है। और ये जिस तरह से कल हुआ उससे जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें तमाम सिस्टम का एक बार फिर से जायज़ा लेना होगा, गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, तमाम जो कंसर्न इदारे हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको ये देखना होगा कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्योंकि अभी भी इस पर काम हो रहा है, कोई हतमी बात अभी तक सामने नहीं आई है कि हुआ क्या था। अभी तक कुछ चीज़ें जिन तक जो है वो पहुंची है गवर्नमेंट, उस हवाले से तो अपडेट किया है, लेकिन इसके ऊपर मजीद तहकीकात हो रही हैं। एक कमेटी भी जो है वो कायम कर दी गई है और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ डिटेल्स जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि बिजली की जो तरसील है उसके हवाले से जो हमारे यहाँ निज़ाम है, जो फरसूदा और पुराना निज़ाम है, उसको बेहतर किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू के साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहेंगे।
मेरा घर है। हर घर का एक तरीका होता है और ये मेरे घर का तरीका है। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मौत। वेलकम बैक नाज़रीन। तकरीबन 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर मुकीम हैं, मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ पर वो काम करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, जॉब्स करते हैं और पाकिस्तान जो है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, यानी तरसीलात ज़र जो है वो पाकिस्तान जो रकूम की सूरत में वो भेजते हैं। और पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की कह लीजिए या पाकिस्तान की जो मुआशियात है उसमें उनका बहुत ज़्यादा किरदार है जिसको हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में जो रेमिटेंसेस हैं, जो बैरूने मुल्क से जो रकूम भेजी जाती है पाकिस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी किए गए जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक गुज़श्ता बरस जून में तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ 62 लाख डॉलर्स बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान में मुंतकिल किए गए। इससे पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो इसी अरसे के दौरान 1 अरब 63 करोड़ जो तरसीलात ज़र है उसकी सूरत में मुंतकिल हुई। यानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क इस एक साल के दौरान हमें नज़र आया है। और एक साल के दौरान जो रेमिटेंसेस है उसमें इस तरह से तकरीबन 6.4% इजाफा जो है वो देखा गया है। यानी इस मद में मिलने वाली जो रकम है मुल्क की कुल एक्सपोर्ट्स के हजम से भी बढ़ गई है और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये वो वक्त है फरोख कि जब दुनिया भर में कोरोना की वजह से जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो मुतासर हो रही हैं। बिल्कुल सही। और उसमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह से रेमिटेंसेस का आना ये एक बड़ी बात है। इसकी वजूहात तो खैर बहुत सारी हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा जो रकूम हासिल हुई है वो सऊदी अरब और यूएई से। वहाँ पे जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपनी फैमिली से अलग वहाँ पे रहते हैं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान। जी, मेरे ख्याल में एक तो इसको जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट और अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी शुक्रिया अदा किया है समंदर पार पाकिस्तानियों का। हुकूमती पॉलिसियों का भी बड़ा जी, और हम बात करेंगे हुकूमती पॉलिसीज़ का एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली हुकूमती पॉलिसी जो है ख़ासतौर पे FATF की वजह से जो हमने फॉर्मलाइज कर दिया है अपने बैंकिंग चैनल्स को और लोगों को एनकरेज किया है कि वो फॉर्मल चैनल से भेजें, हुंडी हवाले से पैसे ना भेजें। बैंक की जो सख्त निगरानी है और एनकरेजमेंट है, उससे ये हुआ है कि आपके पास जो सरकारी तौर पे इनफ्लोज है वो आपके पास जो है रजिस्टर भी ज़्यादा हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ साथ ये बात सही है आपकी कि कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके अंदर भी जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि बाहर की मार्केट्स भी वॉबली हो गई हैं। अच्छा, इसमें मैं सॉरी टू कट यू हियर, मैं पढ़ रही थी कि बैरूनी ममालिक में लोगों की जो बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, उनकी जॉब्स गई हैं और पाकिस्तान में इसके मुकाबले में जो हुकूमती पॉलिसी देखी है उन्होंने, जिसमें बजाय इसके कि यहाँ कारोबार बंद होते या यहाँ पे भी दीगर ममालिक की तरह ज्यादा मसाइल खड़े होते, यहाँ उस तरह से नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ गया है। मेरे ख्याल में हुकूमत ने हाउसिंग और अपनी ये जो कंस्ट्रक्शन वो है इंडस्ट्री को बंद नहीं किया। एक तो बंद नहीं किया, फिर इंसेंटिवाइज किया। अभी जो हमने परसों तरसों जो है पॉलिसी की बात की थी, तो उसके अंदर जो है खास तौर पे एक्सपैट्रिएट्स को भी अपना
घर तो बनाना है, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। दूसरा जो मामला है, और ख़ास तौर पे मैं नंबर्स से बता दूं कि इस दिसंबर में 2.4 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस आए हैं। बनस्बत कंपैरिजन करें पिछले साल के 2019 के दिसंबर में जब 2 बिलियन आए थे। मैंने जून का बताया था, आपने अच्छा किया कि आपने और पिछले 6 महीने से 2 बिलियन पर मंथ जो है उसमें जो है लगातार 2 बिलियन आ रहे हैं, उससे कम नहीं हो रहा। और जो अभी वाला इंक्रीज है इन कंपैरिजन टू लास्ट दिसंबर वो 16.5% इंक्रीज है। और वैसे मंथ ऑन मंथ जो है वो 4% है, जो कि हमारे लिए एनकरेजिंग बात है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक साइड पे तो उसने कंस्ट्रक्शन पे और दीगर ऐसे जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में एग्जाम्पशंस दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। और उनका ख़ास तौर पे ये है कि उसके अंदर एग्जाम्पशंस बहुत बड़ी मिलेंगी एक्सपैट्रिएट्स को, और इसके अंदर प्रपोज्ड है कि आप जो टैक्सेस है ख़ास तौर पे 10% है उसको आप वेव कर दें या बिल्कुल मार्जिनल बना दें। अच्छा, इसी तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट, हाँ, रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए से ही नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स वो हुए, लेकिन साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 4% से 2% या 1% टैक्सेस करने का ऑफ़र की जा रही है। और फिर उसके अंदर एग्जाम्पशंस भी हैं कि आपसे सोर्स ना पूछी जाए। अगर ये तमाम चीज़ें कर ली जाएं और पाकिस्तान के लोकल बिजनेसमैन जिनकी प्रॉपर्टी बाहर है लेकिन उन्होंने उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दी है, अगर उनको भी ये प्रपोज्ड है कि उनको भी एग्जाम्पशंस दी जाएंगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बनती हुई आपको नज़र आ रही है। एक मामला हमारा ये था कि जब ये हुकूमत आई थी तो हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा था, ड्रामेटिकली ज़्यादा था, और ऐसे लगता था कि हमारे पास डॉलर होंगे नहीं। उस वक्त इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था जिसकी वजह से हॉट मनी तो आ गई, लेकिन वो जो हॉट मनी है ना जी, इट एक्चुअली स्टेज टिल द टाइम यू हैव हाई इंटरेस्ट रेट्स। और फिर आपने कोरोना के वक्त स्लैश किया था अपने इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को, तो उसके बाद वो हॉट मनी जाना शुरू हो गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ के ज़रिए जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कॉन्फिडेंस हो, ऐसा कर दिया है कि अब हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट या तो मार्जिनल हो जाता है या फिर हम सरप्लस में चले जाते हैं, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। अगर हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के साथ काम करते रहें, FATF के साथ काम करते रहें, अपनी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये याद रखें कि अगर आप आज आपके पास पैसे हैं और आप लेके जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कितनी विंडोज पे जाना पड़ता है या जाना पड़ता था। अब ये किया जा रहा है कि खास तौर पे उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 1 विंडो ऑपरेशन या वेरी फ्यू विंडोज कर दिया जाए, जिसको मॉनिटर किया जाए, आसान कर दिया, जिसको मॉनिटर किया जा रहा है PM ऑफिस से। अगर ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं तो इकानमी आपकी बहुत बढ़ेगी और हमारे एक्सपैट्रिएट्स जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उनको भी बहुत एनकरेज। अच्छा, ये तो बड़ी पॉजिटिव जो हमने बातें की वो की। एक जो थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी, रेमिटेंसेस तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान आ रही है, ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इसकी एक वजह जो है वो ये भी बताई जा रही है कि बहुत से लोगों की जॉब्स गई हैं बैरूनी ममालिक में जो मुकीम थे, और जाहिर है कि उनकी जो जमा पूंजी थी उनको वापस भेजनी पड़ी और साथ में खुद भी आना पड़ा। तो जो जॉबलेस हुए हैं लोग, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहरहाल पड़ा है, बहुत से लोग बेरोजगार हुए। ये आपने लास्ट टाइम भी बात की थी मुझे याद है, और उसके बाद मैंने खास तौर पे जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और रिकॉर्ड चेक किए। ये सही है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, लेकिन ये याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोरोना आया, इट वॉज नॉट अ क्राइसिस ऑफ कैपिटल। पैसा मौजूद है लोगों के पास, उस पैसे को इस्तेमाल कहाँ करना है उससे पीछे हो गए। ये जो है डिमांड का भी नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे इकोनॉमी चलती है। डिमांड का इसलिए नहीं है कि लोगों को तो चीज़ें चाहिए और कोई ऐसी किल्लत नहीं हो गई कि लोग परचेज ना कर सके। मामला आ गया था लेबर का। मैं एक इंसान हूं जो कि वल्नरेबल है वायरस से, और कल को अगर मैं नहीं जा सकता और मेरी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं तो शायद मुझे कंटेन कर दिया जाए। उसमें डर था कि ऑटोमेशन ना हो जाए, यानी कि जॉब मशीनों के पास ना चली जाए और मेरी हट ना जाए। लेकिन एक मामला तय है
जो जॉब्स गई थी ना अमेरिका में गई थी, और अमेरिका के सदर ने या जो भी पॉलिसीज थी उनके कांग्रेस ने वो करके इंसेंटिव्स देके आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। जॉब्स जाती हैं तो वापस भी आ जाती हैं। तो जो हमारे एक्सपैट्रिएट ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं बाहर, उनको अगर जॉब चली गई है तो उनको ये दिलासा भी देना ज़रूरी है कि जॉब्स क्रिएट भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान में भी ऑनलाइन उस तरह से आप समझते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्योंकि मेरे पास अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की, पाकिस्तानी जो बाहर रहते थे, उनकी जॉब्स गई हैं एंड दे केम बैक टू पाकिस्तान। वो सही है। देखिए सबसे बड़ा आपका मेजर जो है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग आए हैं आपके मुल्क के अंदर भी। लॉकडाउन जब चल रहे थे तो सारी दुनिया से इन्फ्लक्स रुका हुआ था। फ्लाइट जो है अभी भी हमारी नॉर्मलाइज नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, राइट। तो इतना बड़ा इन्फ्लक्स लोगों का नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दरखास्त आपसे ये है कि पाकिस्तान का तो मामला ये है ना कि हम कहते थे कि एक्सपोर्ट्स हमें एफडीए दे, ठीक है, और उसके अंदर वो किया जाए कि हम आपके साथ ये कर सके, ट्रेड एग्रीमेंट कर सके, और उसके अंदर जो है हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। सवाल आता था कि आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, आपके एक्सपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा आप आलात जराही बाहर भेजते हैं, चंद चीज़ें और है, ये अजनास बेचते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी इकोनॉमी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिटी आ रही है, तो जो बंदों को आपने बाहर भेजा था जिनके स्किल सेट पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी, वो भी क्रिएट हो रहा है। हाँ जी, लेकिन उसके साथ साथ ये बात तय है कि जो आपके मुल्क से बाहर गए हुए हैं और अगर उनको जॉब मिल सकती है तो मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को, हमारी लेबर मिनिस्ट्री को उनके साथ काम करना चाहिए कि अगर वो एक जॉब छोड़ दी या छूट गई तो उनको दूसरी जॉब मिल जाए। और पाकिस्तान का माशाल्लाह जो अरब कंट्रीज़ है उसके साथ तो बड़ी कनेक्टिविटी है ना, हमारी बात सुनी भी जाती है और उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर पाकिस्तान मजीद पुश करता रहा जैसे अभी भी कर रहा है, बहुत सारी हमने मुलाकातें भी की हैं, तो उसके अंदर मामलात आसानी से उनके लिए सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जॉब्स गई नहीं है, वो जॉब सस्पेंड हो गई थी, दोबारा आ सकती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कुछ लोग वापस आए भी हैं तो उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में उससे हम बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, मामला ये है ना कि आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, उन हैवी इंडस्ट्रीज़ में बनता क्या है, जो सऊदी अरब या दुबई या दीगर जो वो है खलीजी ममालिक में जो जो चीज़ें बनती हैं, क्या उनकी वो चीज़ें यहाँ बनती हैं या नहीं। तो उन तमाम चीज़ों में अब एक जॉब के लिए आप पूरी पूरी इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन जो आप इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर क्या कितना बड़ा वो हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग देने से उनके एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, ये मामला है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी ही ज़्यादा केपेबल है, चाहे वो जहाँ भी हो। तो जॉब्स की क्रिएशन और जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए जॉब की सस्टेनेंस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी का क्राइसिस 2008 की तरह का नहीं है, जब फिनेंस का बहुत बड़ा मसला हो गया था, या फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसका भी नहीं है जिसमें डिमांड ख़त्म हो गई थी। तो हमारे यहाँ सिर्फ लेबर का है, और लेबर जो है अगर थोड़ा सा सर्वाइव करती है बाहर की मार्केट में तो जॉब दोबारा रिन्यू हो जाएगी। और बड़ा ज़रूरी है कि ये चूँकि मामला और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिल के बड़े करीब हैं और हमेशा वो उनकी बात करते हैं और उनके पाकिस्तान में किरदार के हवाले से भी बात करते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, मज़ीद जो सहूलियात हैं वो दी जाएँ। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से उसको मज़ीद आसान किया जाए, ताकि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़र मुबादला है या तरसीलात ज़र जो है वो पाकिस्तान में आ सकें। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।
के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ये सिर्फ हिंदुत्व को मानते हैं। ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों को हकीकत का नहीं पता जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। अब सारी कौम ने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना है। हर दुनिया का फोरम के ऊपर हम जाएंगे। पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। इट्स इनह्यूमन, इट्स वायलेशन ऑफ एवरी ह्यूमैनिटेरियन राइट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। 100,000 have lost their lives. They have lost fear of death. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. People of Kashmir have the right of self-determination. Illegally, they revoked Article 370. United Nations की Security Council के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ 3 दफा. They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. This is a test for the United Nations. This is the time to take action. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तूफान भी तेरा है, दर्द भी तेरा दिया हुआ, दरमा भी तू ही बख्शे। सिर्फ और सिर्फ बातों से किसी करीबुल मर्ग आदमी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं हम? हाँ, अगर फायदा पहुंचाना ही है तो फजूल गोई के बजाय दुआ करो उसके लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आशिक सादिक है इस राह पर या नहीं, ये आजमाने के लिए। खुदा जाने क्या से क्या बना दिया हमें जालिम दुनिया। शेख साहब कहते हैं हर काम करो सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए। बीते गमों पर आ गया, गुजरी खुशी पर वाह गया। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर टैक्स वसूली के हवाले से बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है और आज एक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो टैक्स दहिंदगान है उनको बड़ा खराज तहसीन पेश किया, बड़ी तारीफ़ की और 6 माह की मुद्दत में तकरीबन 2205 अरब से ज़ायद का टैक्स जमा हुआ है, जो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसकी वजूहात क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या ऐसी किस तरीके से फैसिलिटेट किया है, कौन सी नरमी जो है वो हम FPI इस्लाहात की हमेशा बात करते हैं, क्या उसमें हुई है या क्या इसकी ओवरऑल जो वजूहात हैं वो क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया आबिद करीम सुलहरी साहब ने, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त के लिए। आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी खुशाइन बात है, इसकी वजूहात, सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो काइंडली बताइएगा क्या है। देखिए, दरअसल इसकी 2 वजूहात बन रही हैं। एक वजह तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब इकोनॉमी आपकी डॉक्यूमेंट होती जा रही है जी, तो लोगों के लिए शायद टैक्स नेट से बाहर रहना जो है वो एक तवील अरसे तक का पॉसिबल नहीं होगा। जो आपके CNIC और उसके साथ लिंक जो चीजें हैं
उनका डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो लोग जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट आने पे मजबूर होते जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं कि इस दफा जो कलेक्शन है इससे आपको ये नजर आ रहा होगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो नजर आ रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी का पहिया चलते रहना, यानी कोई नया टैक्स नहीं लग रहा किसी ने। सही है डॉक्टर साहब, एक खास तौर पे अच्छा कम्युनिकेशन का ज़रा मसला है, हाँ कनेक्टिविटी, हम दोबारा कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब को ऑनलाइन लें, लेकिन उस वक्त तक ये है कि नंबर्स तो आपने खैर बता दिए, लेकिन देखें एक मामला आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है, वो ये है कि एंड में वही जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ऑटोमेशन की बहुत ज़रूरत है। विदाउट ऑटोमेशन आप नहीं कर पाएंगे। और जो ह्यूमन इंटरफेस है ना, उसका मसला ये है कि हमारे अभी तक जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, एक किताब है वाई नेशंस फेल, और जो उसके अंदर वो कहता है, ऑथर्स जो दो हैं वो कहते हैं कि दो किस्म के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक पोस्ट कॉलोनियल जो एक्सट्रैक्टिव होते हैं और दूसरे जो इंक्लूसिव हैं जैसे अमेरिका या दीगर जमहूरियतों में है। हाँ। तो उसके अंदर जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे ये होता है कि लोगों के ऊपर भार भी नहीं आता और उनके साथ करप्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारी पूरी उसमें हमने बड़ी कहानियाँ सुनी है बिजनेस कम्युनिटी से कि अगर दरमियान में आ गया तो कहीं करप्शन हो जाएगी, कोई हमसे पैसे मांगेगा और हमें देने पड़ जाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों को कम करने के लिए ह्यूमन इंटरफेस को कम करना ज़रूरी है। उसके अंदर डेटाबेस बनाना जो हो सकता है, डिजिटाइजेशन खास तौर पे, ऑटोमेशन और कनेक्शन। फरूख पिताफी कहता है कि वो साल में जो है 25,000 रुपए टोटल कमाता है और उसके बाद वो जाता है अमेरिका की सैरें करता है, वो जाता है, उसने 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो वो तमाम जो हेडर्स है जिसमें उसने खर्चा किया, हाँ। वो शनाख्ती कार्ड के जरिए इकट्ठा होकर आना चाहिए और लोगों को पता चले कि फरूख पिताफी झूठ बोल रहा है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्जैक्टली हाँ, लिविंग बियॉन्ड मीन्स क्यों है और अगर है तो वो कहाँ से छुपा रहा है, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, कहीं करप्शन तो नहीं है। नहीं है मेरी आपको पता है। हाँ जी, चलें एक बार फिर आबिद साहब हमारे साथ हैं। अच्छा आबिद साहब, आप वजूहात की बात कर रहे थे, बड़ी वजह जो है वो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं उसके लिए टैक्स फॉर्म में आसानियां पैदा की हैं गवर्नमेंट ने। ये कितनी बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज्यादा इनकरेज हुए टैक्स देने में? देखिए, ये जो टैक्स फॉर्म फिल करना बजाते खुद एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन चुका होता था। यानी मुझे भी जब अपने टैक्स रिटर्न होती है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कह रहा होता हूँ तो वो उसको फिल कर भरे। तो ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की और वो सेगमेंट जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में है और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहा, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि ये फॉर्म जो थे और जो रिटर्न फॉर्म और बाकी चीजें उनको सिंपल किया जाता। और इस दफा थोड़ा सा जब उसको सिंप्लीफाई किया गया तो आपने देखा कि ये भी एक फैक्टर बना है कि लोग जो है वो टैक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला जो अभी आपसे राब्ता टूटा था तो हम बात कर रहे थे, वजीर आजम साहब ने भी आज ऑटोमेशन की बात की। अगर आपको याद हो तो हम ये ऑटोमेशन का मामला परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने से सुनते आ रहे हैं और बार बार हमने सुना कि ऑटोमेशन होना चाहिए और हो रहा है, फिर भी नई हुकूमत आती है तो वो फिर दोबारा से उसकी बात करती है। What exactly is keeping us from automation in this country? अगर हो जाए तो आसानियां कितनी होंगी? देखिए, ये भी आप परवेज मुशर्रफ के जमाने से सुनते चले आ रहे होंगे कि जी CNIC को आपका NTN नंबर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और आपका वो जब नंबर मौजूद है तो फिर किसी और चीज की जरूरत जो है वो नहीं रहेगी। सही है। ये भी आप पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौर से सुनते चले आ रहे हैं कि इतने मिलियन जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जो तर्ज जिंदगी है वो उनके टैक्स वो शुमारों से मुताबिकत नहीं रखता या वो सिरे से टैक्स नहीं देते हैं। तो इसमें जो चीज माने थी वो यही है कि मुख्तलिफ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती पॉलिसी, और अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होगी। अभी भी शायद इसमें काफी सारी हिकअप्स रहेंगी, लेकिन फाटअप का जो सिलसिला है जिसमें से हम ग्रे लिस्ट से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। आमीन। तो आई वुड से कि उस फाटक से
उसकी प्रिपेयर्डनेस जो है उससे ग्रे लिस्ट से निकलने, उसमें ने भी हमारी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सहारा दिया है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ख़ासतौर पे अब जो है चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में FATF के किरदार की भी बात की। आपको याद होगा जब RGST की बात होती थी और कहा जाता था कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन के लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और VAT अगर लग गया पाकिस्तान में तो शायद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो जाए। अब अगर हम वाकई VAT नहीं लगा रहे हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन के और क्या सोर्सेज हैं सर? हम वैल्यू एडिशन को कैसे मैप कर पाएंगे? देखिए, VAT जो है वो तो अभी भी 6 महीने आपको लगती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 6 महीने तक IMF जो है वो अपनी कंडीशनैलिटीज पे पुश नहीं करेगा जब तक ये कोविड का सिलसिला जो है दुनिया में जारी है। तो IMF का प्रोग्राम जो है आपने देखा कि बातचीत तो उनसे चल रही है, लेकिन उन्होंने अपना जो रिव्यू है और फैसला सुनाना उसको थोड़ा सा मौखर कर रखा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये वो चीजें हैं जो कि अगर बाकी पूरी दुनिया में हो रही है तो आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप नहीं बैठ सकते हैं। ये चीजें हमारे पास भी इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, या तो हम इसको एक ग्रेजुअल तरीके से जो वॉलंटरीली इसको करवा रहे हो, या फिर ये ओवरनाइट इम्प्लीमेंट होती नजर आएगी, क्योंकि उसके बगैर इकोनॉमी जो है वो चल नहीं पाएगी। और आपको कितना अच्छा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उस पर इकोनॉमी को चला के टैक्सेस जो कि आम आवाम पे बोझ पड़ते हैं, हुकूमत उससे आहिस्ता आहिस्ता उस पॉलिसी से हटना चाह रही है। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होती है, जिसकी कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात और कर लूँ डॉक्टर साहब, रिटर्न्स के बारे में बहुत शिकायत होती है ना हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या वो मामला फिक्स हो गया? देखिए, रिटर्न के बारे में जो शिकायत होती है बिजनेस कम्युनिटी को, उस पर थोड़ा सा कुछ शबर जैदी साहब ने भी कुछ करने की कोशिश की, और उनको जो प्रॉब्लम्स आई वो भी उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल पे उसका बहराल करते आपको नजर आते हैं। अगेन दिस इज समथिंग विच इज वर्क इन प्रोग्रेस, और आई एम श्योर कि अब वकार मसूद साहब जो कि फाइनेंस के वो इन्स एंड आउट को अच्छी तरह जानते हैं, रेवेन्यू को भी, फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस, तो आई होप कि वो इन चीजों पे तवज्जो दे रहे होंगे और इसको वो बेहतर तरीके से हल कर रहे होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला है टैक्स कलेक्शन का, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार में हैं पहले दिन से, बल्कि इससे पहले से भी वो बड़ा उनका फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर रहा है, और बार बार इसरार वो करते रहे कि हमने टैक्स नेट में लेके आना है लोगों को। अब ये जो बेहतरी आई है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं और काम हो रहा है इस पर, लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत है। मज़ीद ऐसे क्या इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं, पॉलिटिव मेजर भी है और इसमें इंसेंटिव और फैसिलिटीज भी है। अभी तक अक्सर जो हमारी अप्रोच रहती है वो हम पॉलिटिव मेजर्स पे ज्यादा रहते हैं, पेनल्टीज पे। जब तक हम टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट नहीं सीखेंगे और टैक्स पेयर को अपना एक वैल्यू एडिशन नजर नहीं आएगी कि जो टैक्स पे करते हैं सोसाइटी उनको एप्रिशिएट करती है, एक्नॉलेज करती है, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, तो तब तक शायद ये पूरी तरीके से वज़ीर आज़म साहब का जो विजन है वो इम्प्लीमेंट ना हो सके, उसको हासिल ना किया जा सके। तो हमें एक डिस्टिंक्शन जो है वो बहरहाल लेके आना होगी उन लोगों में जो कि जिनको टैक्स देना चाहिए जो नहीं देते, और वो लोग जो कि अपने हिस्से का टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक आप उनको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है डिस्करेजमेंट आएगी और उसमें डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये एक बाकी सारी चीजों के अलावा ये एक ऐसा बिहेवियरल चेंज हुकूमत को लाने की जरूरत है टूवर्ड्स टैक्स पेयर कि अगर मैं टैक्स देता हूं तो फिर मुझे उसके मुताबिक एक रिस्पेक्ट मिल रही हो। आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा है तो आपको पता हो कि जी एज ए टैक्स पेयर आपको क्या क्या एक्नॉलेजमेंट या किस तरह की एप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है। राइट, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टेक केयर जी। अच्छा, चूँकि टाइम हमारे पास बहुत कम है तो हम एंड में मैं चाह रही थी कि कोविड-19 के ऊपर बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को अपडेट करें। तो जो गुज़श्ता 24 घंटे में नए केसेस हैं 2899, बहुत बड़ी तादाद है और ये अलार्मिंग है। अगर बात नहीं हो रही है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है कि ये केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस कम हो गए हैं। सो वी हैव टू कीप पीपल अपडेटेड।
दूसरा ये कि गुज़श्ता 24 घंटों में 46 अमवात जो हैं वो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। एक और चीज़, चूँकि मुझे हल्का सा फ्लू था तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, अब ज़ाहिर मैं टिश्यू पेपर भी यूज़ कर रही हूँ, आप बार बार नाक को हाथ लगाते हैं, मुंह को हाथ लगाते हैं, और इसमें बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपको फ्लू भी है, नॉर्मल फ्लू है, मैंने टेस्ट कराया हुआ है, खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है ऐसी नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मुश्किल ज़रूर है बट फिर भी एहतियात जरूरी है। जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारे पास कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर ट्रायल्स चल रहे थे चाइना के तावन के साथ वैक्सीन का, और इसके अंदर अभी तक जो है कंट्रोल ग्रुप जो है उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे यहाँ भी एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होगी कि किस तरह से वैक्सीन को लाना और डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उन तमाम चीज़ों से आसान काम सिर्फ 2 हैं, 3 हैं। और डॉक्टर साहब हमारे मुल्क के अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पगड़ पहन के फिरते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं कि जो पर्दा करती हैं। तो ये जो चीज़ है पहनना और हाथ को धोना, ठीक है, 30 मिनट 30 सेकंड के लिए धोना, और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना कि कम से कम 6 फीट का फासला हो, कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल। अगर हम ये करते रहे हैं तो फिर जो है मेरे और आपके दरमियान देखिए 6 फीट। हाँ जी एग्जैक्टली, तौर पे ये फासला मेरे ख्याल में फुट्टा लाके इंची टेप से दिखाते हैं नाजरीन को, लेकिन ये जो फासला है वो बिल्कुल होना चाहिए, और थोड़ी सी एहतियात कर लें तो क्या नुकसान होगा। हम लोग कहते हैं अमेरिका में और दीगर मुल्कों में नखरे नहीं ख़त्म होते उनके, हमारे मुल्क में तो इंतहाई गर्मी में लोग पता नहीं क्या कुछ पहन के फिर रहे होते हैं। तो फिर थोड़ा सा एहतियात कर लें, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें ठीक होंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करे सबके लिए और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसी नोट पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मिशेल बुखारी, फ़ारूक पताफी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।